नमस्कार दर्शकों, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं विनोद कुमार और हमारे खास मेहमान हैं सुरेंद्र नागर, जो राज्यसभा के सदस्य हैं और बड़े पुराने सियासतदान हैं। नागर साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद। थैंक यू। आपका बड़ा तजुर्बा रहा है और आपको ये भी पता होगा कि यहाँ पर 370 हटने 35 से रिपील होने के बाद एसटी कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है और आपने पेनिट्रेट भी किया इस कम्युनिटी में। कैसा उनको लग रहा है? देखिए, सही मायने में अगर मैं कहूँ तो देश की आज़ादी के बाद जी, अगर एसटी कम्युनिटी की बात करूँ तो उनको 370 हटने के बाद सही मायनों में वो आज़ाद हुए हैं। जी, हिंदुस्तान तो आज़ाद हो गया था, जी, लेकिन एसटी कम्युनिटी के लोग खासतौर से जो जम्मू एंड कश्मीर में बसते हैं जी, और जो जंगलों में रहते हैं, जो खासतौर से जो गुजर बकरवाल से, उनको जो आज़ादी मिली है वो 370 हटने के बाद ही मिली है। जी, क्योंकि लंबे समय से एक मांग थी इस देश में, उनके साथ बड़ा अन्याय हुआ एसटी कम्युनिटी के साथ इस प्रदेश में, खासतौर से जम्मू एंड कश्मीर में। जी, अगर आप देखो, लंबे समय देश में 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस की सरकारें रही, जी, लेकिन एसटी का जब उनको दर्जा देने की बात आई तो और किसी ने नहीं। जब चंद्रशेखर जी आए तब मिला। जी, कांग्रेस ने उनको ये दर्जा देने का काम नहीं किया और उनको जो एसटी में जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन था, जी, जो राजनीतिक आरक्षण मिलना चाहिए था, जी। जो राजनीतिक ताकत उनकी बढ़नी चाहिए, उसका लाभ अगर किसी ने दिया तो नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया। जी, एक लंबे समय से मांग थी कि फॉरेस्ट एक्ट, क्योंकि पूरे देश में लागू है, लेकिन फॉरेस्ट एक्ट का बेनिफिट यहाँ के जो एसटी लोग हैं एसटी कम्युनिटी उनको उनको नहीं मिल रहा था। एग्जैक्टली। लेकिन ये काम इस 370 हटने के बाद अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया। इस बात को लेके, क्योंकि वो रिमोट एरियाज में रहते हैं, अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि आपके टीवी चैनल भी वहाँ तक नहीं पहुँचते हैं। जी, मेरा एक नया एक्सपीरियंस इसमें रहा। जब मैं उन लोगों में गया तो मैंने देखा कि रिवर बेड में बसे हुए लोग हैं, जी। पहाड़ों पे मुझे ऊपर जाने का मौका मिला, जहाँ 20-20 घर हैं, केवल 50-50 वोट हैं, 100-100 वोट हैं। उनको जाके मिला, जानकारी दी, तो एक उत्साह है उन लोगों के अंदर और पहली बार उनको एहसास हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने जो उनके लिए काम किया है उससे बहुत खुशी है उसमें। और निश्चित रूप से जो डीडीसी का इलेक्शन आ रहा है, अभी अगर आप देखिए उसमें 38 सीटें रिजर्व हुई हैं एसटी कम्युनिटी के लिए, जो आज तक नहीं हुई थी। तो इससे एक बड़ा उत्साह है, खासतौर से जो एसटी कम्युनिटी। जैसे मैंने शुरुआत में कहा नागर साहब कि आपने बिल्कुल बीच में पेनिट्रेट किया है, आपने उनकी नब्ज टोली है। क्या वाकई में वो बीजेपी के फेवर में है, वो नरेंद्र मोदी के फेवर में है, वो 370 हटने के फेवर में है, 35 से हटने के फेवर में है? देखिए, लंबे समय से मैंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद उनके साथ एक सबसे बड़ा काम यहाँ जो सरकारें रहीं, चाहे एनसी की रही, चाहे पीडीपी रही, या कांग्रेस लंबे समय तक जम्मू कश्मीर में रही, उन्होंने एक काम एसटी कम्युनिटी के साथ किया कि सबसे पहले तो काम किया कि उनको पढ़ने नहीं दिया। राइट। तो उनको जो जानकारियां हैं वो उन तक नहीं पहुंच पाती है, रिमोट एरियाज में वो रहते हैं। लेकिन हाँ, इस 370 हटने के बाद एक बात मैंने देखी है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए, जब मैं गया तो नरेंद्र मोदी जी के जब नारे लगे तो मैंने महसूस किया कि मैं नोटिस कर रहा था कि मैं देखता हूँ कितने लोगों के हाथ उठते हैं, जी, लेकिन मैंने देखा कि 100% लोगों ने हाथ उठाकर नरेंद्र मोदी जी के नारे लगाए। जी, और एक बात वो कहते हैं कि हमारे लिए अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने जो 370 हटा के हमें आज़ाद करने का काम किया। इस बात को लेके कहीं बिल्कुल खुशी है और मुझे लगता है कि वोट भी करेंगे। और आने वाले समय में ये वर्ग, क्योंकि नेशनलिस्ट फोर्स है, अगर कोई फोर्स है, निश्चित रूप से हिंदुस्तान के साथ जोड़ने में और यहाँ जो पॉलिटिकल सिस्टम जो नया स्टार्ट हुआ है उसमें उनकी भागीदारी होगी और भारतीय जनता पार्टी को वोट करने का काम करेंगे। संदेश इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटें थी, प्रमुखता से मैनिफेस्टो में यही रहता था 370 हटाएंगे और 370 हटाने में आपकी भी बड़ी भूमिका रही है। आप अपना अनुभव शेयर करेंगे दर्शकों के साथ? देखिए, हुआ क्या कि मैं एक समाजवादी पार्टी का सदस्य था जी, राज्यसभा में। एक बार एक बिल आया कश्मीर का लेकर, तो मेरे मन में आया कि हमारे परिवार के लोग, क्योंकि मैं भी इसी कम्युनिटी से गुज्जर, हमारे कि यहाँ एसटी में है, वहाँ हम लोग बैकवर्ड हैं। जी, मेरे मन में एक था कि मुझसे बहुत लोग यहाँ के मिलते थे आके और वो वहाँ का दर्द बयां करते थे। तो मेरे मन में आया, मैंने रिक्वेस्ट की अपनी पार्टी के लीडर से उस समय के कि मुझे भी 2 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। सौभाग्य से अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो बैठे हुए थे। मैंने उस समय मांग की थी कि आप सब काम करने जा रहे हो कश्मीर में, लेकिन आप 2 काम जरूर कर दीजिए। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि देश के वहाँ का जो गुजर समाज है, जो खासतौर से जो एसटी कम्युनिटी है, उस एसटी कम्युनिटी को राजनीतिक आरक्षण आज तक नहीं मिला है, फॉरेस्ट एक्ट का लाभ नहीं मिला है। मैं उम्मीद करूंगा कि आपसे कम से कम ये उम्मीद कर सकता हूं कि उनको ये लाभ भी मिले, जिससे वो भी आज़ाद हो सके। मुझे खुशी है कि एक समय आया, उसके बाद जब मुझसे पूछा गया कि हम 370 हटाना चाहते हैं,
मैं कभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि मुझे कभी ऐसा पूछा जाएगा और ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आएगी, क्योंकि ये इशू मैंने रेज किया, मेरी मॉरल ड्यूटी थी। क्योंकि राजनीति में कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। आप किसी भी विचारधारा में हो, राजनीति में हो, जब आप मुद्दे उठाते हैं उन मुद्दों से भागना नहीं चाहिए। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का उदाहरण मैं देना, जो आपने जैसा कहा कि 370 उनके मैनिफेस्टो में था तो किया, राम मंदिर बनाना था तो किया, और बिना बहुत शांतिपूर्वक तरीके से किया। तो तब मुझसे कहा गया कि अगर हम 370 हटाएं, क्या उस पर आप हमारी मदद करेंगे? तो मेरे लिए कठिन निर्णय था, मैं सही बात, बहुत कठिन निर्णय था, क्योंकि स्विच ओवर करना एक आसान नहीं होता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगा कि जिस विषय को मैंने उठाया इस पार्लियामेंट में, अगर मैं आज इससे भागूंगा तो अन्याय होगा हमारे समाज के साथ, क्योंकि वो बिल पास नहीं हो पाता अगर हम 5 लोग राज्यसभा में इस्तीफा नहीं देते तो 370 हट नहीं पाती, और 370 नहीं हट पाती तो जो दोनों लाभ हैं, अगर 370 के बाद जो राजनीतिक आरक्षण है एसटी के लिए और फॉरेस्ट एक्ट जैसे लाभ हैं वो नहीं मिल पाते। इसीलिए मैंने निर्णय लिया, और निर्णय लेकर मैंने रिजाइन किया। हालांकि दोबारा से मुझे राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी ने भेजने का काम किया। तो निश्चित रूप से मेरा अनुभव बिल्कुल अच्छा रहा है, और सबसे बड़ी बात खुशी है कि जिन मुद्दों को लेकर हमने लड़ाई लड़ी उसको भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करने का। सुंदर जी, आपने एसटी की बात की और आप वहाँ पर बतौर यूपी आप एज ए बैकवर्ड क्लास है, लेकिन आपको पता है जम्मू कश्मीर में ओबीसी को बिल्कुल नॉमिनल रिजर्वेशन मिलता है, यानी मंडल की रिकमेंडेशन के मुताबिक 27% मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 से 2.5%। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ये सही मायनों में आज़ादी वो है, ये तो कुछ लोगों के लिए था एक प्रदेश, कुछ वर्ग चंद परिवारों के लिए प्रदेश था। उन्होंने इस प्रदेश को भ्रष्टाचार किया, लूटा। आज जम्मू कश्मीर बैंक की अगर स्थिति देख लीजिए, सारे लोन उन लोगों ने दिलाए। जम्मू कश्मीर बैंक को आज बैंक करप्ट कर दिया इन लोगों ने। रोशनी वाला आपके सामने आई गया, इनके घर रोशन हुए, बाकी के रोशन नहीं हो पाए, बाकी तो दिए भी नहीं जल पाए कहीं। अगर गरीबों की बात करें तो दिए नहीं। इसमें एसटी कम्युनिटी को जो फॉरेस्ट में बसे हुए हैं उनको लाभ मिलना चाहिए था इसका, उनको तो लाभ नहीं मिला, लेकिन बड़े बड़े लोगों के जो एनसी पीडीपी के नेताओं का उनके घर जरूर रोशन हो गए। तो यही अगर आरक्षण की बात करें तो जब एसटी को नहीं मिलता था तो बैकवर्ड के साथ क्या हुआ। लेकिन अब ये प्रदेश आज़ाद हुआ है, नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो एक उस परिवार से आते हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से आते हैं। इस देश का प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग से आता है। निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि पिछड़े वर्ग को भी जिस तरीके से पूरे देश में न्याय मिलना है जम्मू कश्मीर में मिलेगा। सुंदर जी, हमें पता चला है कि आपका बड़ा अनुभव रहा है कि ठीक 1 महीने बाद 5 अगस्त 2019 को 5 अगस्त 2019 को ये रिपील होता है, और ठीक 1 महीने के बाद आप कश्मीर का दौरा करते हैं। क्या अनुभव रहा, लोगों का क्या कहना था, क्योंकि आप जरूर मिले भी होंगे लोगों से? देखिए मेरे लिए एक निर्णय था कि मुझे कश्मीर जाना है, क्योंकि मैंने जब 370 हटी तो उसके बाद मेरा मन था कि जाके वहाँ ग्राउंड रियलिटी जो है उससे भी उन चीज़ों से भी आपको रूबरू होना चाहिए। हाइपोथेटिकल बात नहीं होनी चाहिए। मैं आया, मुझे नेतृत्व ने मुझे पर इस बात की अनुमति दी, अलाउ किया मुझे, और मैं 5 सितंबर को मैं श्रीनगर गया। कुछ नहीं था, सन्नाटा था पूरी तरीके से। जिस होटल में मैं ठहरा सिंगल ऑक्यूपेंसी थी। उन्होंने कहा कि लंबे समय के बाद 1 महीने 2 महीने के बाद कोई आके हमारे यहाँ होटल में ठहरा। मैं एक अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ आपसे। एक लड़का वहाँ रिसेप्शन पे था जो कश्मीर का MBA उस लड़के ने किया हुआ था, रिसेप्शनिस्ट था, रिसेप्शन पे काम करता था। उससे मेरी ऐसी, वो जानता नहीं था कि मैं कौन हूँ, आइडेंटिटी मेरी उसको पता नहीं थी। मैंने उससे पूछा भाई क्या चल रहा है। उसने तुरंत रिएक्ट किया जैसे नॉर्मली करते हैं कि हमारे साथ बहुत गलत हुआ है, 370 हटा है। बोले आपको बुरा लगेगा। मैंने कहा नहीं, आप बोलिए, मुझे बुरा नहीं लगेगा। बहुत देर उससे डिस्कशन के बाद उसने अपनी बातें रखी। मैंने उससे पूछा इस समस्या का हल मुझे बता दो बस, मैं तुम्हारी सब बात से एग्री करता हूँ, लेकिन इसका सोल्यूशन बताइए। वो चुप हुआ कुछ देर के लिए। मैंने उनसे कहा कि यहाँ पता है तुम्हें सरकार क्या करना चाहती है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं आ रहा है। मैंने कहा अस्पताल यहाँ बनाना चाहती है, यहाँ इंडस्ट्री लाना चाहती है, उसके बाद बेरोजगारी खत्म करना चाहती है, इसी इंडस्ट्री ला के होटल्स बना के टूरिज्म को बढ़ा के यहाँ सरकार आते हैं। तो बोले साहब ये तो किया नहीं आज तक। मैंने कहा नहीं किया ना, ये बात आप सहमत हो? मैंने उससे पूछा कि अस्पताल बनना चाहिए? बोले बनना चाहिए। इंडस्ट्री आनी चाहिए, टूरिस्ट आना चाहिए? उसने कहा आना चाहिए। तो बोले जी रोकता कौन है? मैंने कहा रोकता एक चीज़ है, ये बताइए
कि कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी अपना अस्पताल अगर बनाना चाहेगा तो वो पहले अपनी चिंता करेगा कि मैं तो कम से कम बचा रहूं, या वो बंदूकों के साए में जिएगा, या आके उसके कर्मचारी डॉक्टर आएंगे तो वो काम करेंगे। मैंने कहा उसके लिए डेवलपमेंट ही एक मुद्दा है जिससे बेरोजगारी दूर। उस लड़के ने अंत में मुझसे कहा, वो कश्मीरी लड़के, कि मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर विकास होगा तभी हमारा भला हो सकता है, नहीं तो नहीं भला हो सकता। ये मेरा अनुभव है। तो जिस एजेंडे को लेकर आज हम चल रहे हैं, बीजेपी चल रही है, विकास ही, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है यहाँ के डेवलपमेंट का। उसने शेयर किया और मुझे वॉक करने का मौका मिला। मैं गया, मैंने वॉक किया डल लेक के साथ, कुछ नहीं था ऐसा कुछ। मैं हमारे एक बड़े पीर हैं, मैं उनसे मिलने उनके घर गया। उसी समय वहाँ पहले टेररिस्ट आए थे, मुझसे कहा गया कि तुम मत जाइए। मैंने कहा मैं नहीं, हम 4 लोगों के साथ उनके घर मिलने गया। मैंने वहाँ बहुत से लोगों से बात की, लेकिन एक चीज़ चाहते हैं यहाँ के लोग कि डेवलपमेंट हो, और वो डेवलपमेंट से ही इसका भला हो सकता है इस प्रदेश का, अदरवाइज कोई तरीका नहीं, जो नरेंद्र मोदी जी का एजेंडा है। लेकिन आप सोचिए कि डीडी के इलेक्शन चल रहे हैं, डीडीसी के इलेक्शन चल रहे हैं, पहली मर्तबा हो रहे हैं, और आपको पता है कि जो वर्डिक्ट आएगा, आप मानेंगे कि अगर भाजपा हारती है तो लोग नाराज हैं कि 370 हटाया गया। क्या इसको आपके साथ जोड़ा जा सकता है? देखिए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव संविधान में संशोधन हुआ जी, इस देश में कांग्रेस ने किया जी, वो भी उस समय। उसमें हर वर्ष हर 3 लेयर, मतलब 3 सिस्टम है ये, हाँ, 3 टियर है। तो उसमें 3 टियर में चुनाव होने चाहिए। उसमें पंचायत, जिला पंचायत है, ब्लॉक है और ग्राम पंचायत, 3 स्तरीय ये चुनाव है। तो ये चुनाव होने चाहिए, लेकिन ये चुनाव यहाँ नहीं होते थे। बिल्कुल ये फैसला ये आज अगर आप रूरल एरियाज में जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये था कि रूरल एरियाज में अगर आप जाते हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में जाकर अगर विकास का काम हो सकता है तो उसके 2 माध्यम होते हैं बड़े जी। उसका माध्यम होता है कि ग्राम प्रधान करता है, ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक प्रमुख करता है, जिला स्तर पे जिला पंचायत, से हमारे यहाँ जिला पंचायत कहते हैं या जिला विकास परिषद कहते हैं। ये चुनाव जो है ये जीत और हार का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस यहाँ विकास हो, ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो, गांव के लोगों को सड़कें मिले, पीने का पानी मिले, और उनके हिस्से का जो पैसा घाटी में बैठे हुए बड़े नेता खा रहे थे उसका लाभ आम व्यक्ति तक मिले। ये इसलिए चुनाव कराए जा रहे हैं कि जिससे डेमोक्रेटिक सिस्टम, जो ग्रास रूट लेवल पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वो बरकरार रहे। इसके लिए अब बीजेपी तो अच्छा प्रदर्शन करेगी। बीजेपी की सबसे बड़ी मॉरल जीत ये है कि यहाँ सबसे बड़ी जीत ये है बीजेपी की कि आज डीडीसी के यहाँ चुनाव 370 हटने की वजह से हो पा रहे हैं, और इसका लाभ आप 2 साल या 3 साल बाद देखेंगे। जब रूरल डेवलपमेंट के काम होंगे, ग्रामीण क्षेत्र में काम होंगे, तो निश्चित रूप से आप परिवर्तन देखेंगे। सुरेंद्र जी, जो पार्टिसिपेशन आप देख रहे हैं, आपको लगता है ये पार्टिसिपेशन का प्रमुखता कारण ये है कि कश्मीर में यूथ को इस चीज़ का पता चल गया कि चंद परिवार उनको ठगा करते थे, अब बंदूक नहीं, विकास ही एक जरिया है और रास्ता है? देखिए, मैंने भी आपसे एक अनुभव शेयर किया अपना जी। मैंने उस यंग लड़के, नौजवान का अनुभव आपके साथ शेयर किया। निश्चित रूप से अब धीरे धीरे जब ये आप देखिए ना, पूरे सिस्टम को जकड़ रखा था। वो कहते हैं कि यूथ से जब मेरी बात हुई तो मैंने उससे पूछा था कि क्या एनसी से खुश हो? बोले नहीं, इनको तो जेल में रहना चाहिए। उस लड़के ने कहा पीडीपी से खुश हो? बोले नहीं खुश है। कांग्रेस से खुश हो? बोले नहीं खुश है। तो बोले इन्होंने हमारा कुछ नहीं किया, कि इन्होंने तो केवल लूटा है जी। तो उन्होंने उस व्यक्ति ने कहा ये जेल में भी रहे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा विकास होना चाहिए। विकास के रास्ते पर ये प्रदेश चला 370 के हटने के बाद। आने वाले 5 वर्ष के बाद आप देखना कि चाहे रूरल ग्रामीण कश्मीर हो, जम्मू हो, या शहरी क्षेत्रों, अब विकास होगा, इंडस्ट्री आएगी, टूरिज्म बढ़ेगा, और आतंकवाद निश्चित रूप से खत्म। लेकिन सुरेंद्र जी, आपको लगता है कि जिस तरीके से तमाम बड़े नेता, चाहे महबूबा मुफ्ती हो, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, हकीम यासीन, एन नंबर ऑफ बहुत सारे लोगों को साल साल तक नजरबंद रखा, किसी ने ह्यू एंड क्राई नहीं किया? क्या उनको लगता है कि उनके पॉलिटिशियंस ने उनके साथ धोखा किया है? निश्चित रूप से। अगर आप जाइए घाटी में, इंडिपेंडेंट बात करिए, अगर वहाँ का यूथ है वो इन नेताओं की परवाह नहीं करता है, वो इन नेताओं से खुश नहीं है। वहाँ कश्मीर का यूथ, जम्मू कश्मीर का यूथ ये मानता है कि पिछले 70 साल से ज़्यादा जिन लोगों ने यहाँ राज किया उनके साथ जस्टिस नहीं किया, इसीलिए आज यहाँ बेरोजगारी है, इसीलिए यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ एसटी को बेनिफिट नहीं मिला, इसीलिए यहाँ बैकवर्ड के साथ कोई काम नहीं हुआ। कि चंद घरानों को और चंद नेताओं के परिवारों का जरूर विकास हुआ है। क्योंकि जो वो तो कहते हैं कि जब सर्दी आती है तो फ्लाइट फुल होती है मुंबई और दिल्ली की, वो चंद परिवार के लोग भाग जाते हैं, वो सर्दी में नहीं रहना चाहते कश्मीर। उसके बाद जब गर्मी आएगी तो वो आते हैं पर्यटन पे। ऐसे नेता हैं
एनसी के नेता तो पर्यटन हिंदुस्तान या विदेश में भी चले जाते हैं। कुछों के परिवार आज भी विदेश में रह रहे हैं। बिल्कुल। आज वो सरकारी जब नौकरी करने की बात आती है तो सरकारी नौकरी तो उनके लिए जायज है, लेकिन अगर हिंदुस्तान की अगर कोई सरकार बीजेपी नौकरी देती है तो वो गलत कहते हैं। जी, तो ये रही बात मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज की। जो सेपरेटिस्ट हैं वो अपने बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं और जहाँ के कश्मीरी यूथ को हाथ में पत्थर और गोली बंदूक थमाते हैं। क्या वो लोग भी अब समझें अलगाववादी नेताओं से? देखिए, अलगाववादी नेताओं के घर जाके कांग्रेस आपने देखा कि लोग जाते थे जी, और घर जाके कहते थे और वो दरवाजा बंद कर लेते। अपीजमेंट की पॉलिसी कांग्रेस ने की। इसके लिए अगर मैं मानूं तो सही मायने में कांग्रेस और जो रीजनल दोनों पार्टी है वो इसके लिए जिम्मेवार है। अगर आतंकवाद बढ़ाया, बेरोजगारी बढ़ी है, तो सिर्फ उसके लिए अगर जिम्मेवार है। अलगाववादी नेताओं को बढ़ावा देने का अगर किसी ने काम किया तो उसके लिए कांग्रेस, एनसी, खासतौर से मैं कांग्रेस को जिम्मेवार होऊंगा जिसने 50 साल से ज्यादा केंद्र में राज किया। लेकिन सुंदर जी, सवाल ये उठता है कि अब जो आपको राष्ट्र विरोधी लगते हैं, जब आपने पावर हासिल करनी होती है, सत्ता में आना होता है, तो वो दूध के दूल्हे लगते हैं। मैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात कर रहा हूँ। देखिए, ये एक प्रयोग था। राजनीति में कभी कभी प्रयोग किए जाते हैं। निश्चित रूप से वो प्रयोग सफल नहीं हुआ। मैं कह सकता हूँ वो प्रयोग सफल नहीं हुआ क्योंकि हमारा मानना था कि सत्ता की चाबी अगर आपके हाथ में नहीं होगी तो अपने लोगों का भला नहीं कर पाओगे, अपने एजेंडे को पूरा नहीं कर पाओगे। जी। तो हमारी सोच थी कि मिलके दोनों को नजदीक लाने का, कि जम्मू रीजन, कश्मीर एक प्लेटफॉर्म पे आए, एक सरकार में भागीदारी हो उनकी। वो एक प्रयोग था, वो प्रयोग सफल नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं मानता हूं कि 370 और सब हटने के बाद आप देखिए कि दोहरा बात वो कर रहे हैं। 370 हटने के बाद कहा था कि हम किसी चुनाव में भाग नहीं लेंगे, लेकिन आज आ रहे हैं चुनाव, सब इकट्ठा हो गए। तो ये जो हमारा प्रयोग था, वो प्रयोग हमने कहा था कि जम्मू कश्मीर को प्रदेश के दोनों हिस्सों की भागीदारी सरकार में हो, वो एक प्रयोग किया था, सफल नहीं हो पाया। लेकिन हमारा प्रयास तो ये था कि नेशनल इंटरेस्ट में हम लोगों ने वो निर्णय लिया। लेकिन सुरेंद्र जी, आपके टेन्योर में, आपकी सरकार के कार्यकाल में विधानसभा के अंदर एक नेता पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है। आपकी मिलीजुली सरकार थी। महबूबा मुफ्ती दिल्ली में कहती हैं कि अगर 370 के साथ जरा सी भी छेड़खानी हुई तो तिरंगे को कंधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके पास दो ऐसे अवसर थे, आप सरकार से हट सकते थे, लेकिन मोह, सत्ता का मोह शायद आपको वहीं साथ में लेके चलता रहा। सत्ता का मोह तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। सत्ता का मोह नहीं कह सकते। एक प्रयोग हम कहा, मैंने आपसे एक शब्द, एक प्रयोग हमने किया था, वो सफल हुआ। लेकिन एक बात बताइए आप, हमने हमारे जो घोषणा पत्र में हमने कहा 370 हटाएंगे। क्या आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने वो वादा पूरा किया है, नहीं किया? लेकिन आपने जब सरकार में एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया था यहाँ सरकार चलाने के लिए, वहां से 370 नदारद था। आप ये बताइए, हटाई किसने 370? हटाई आपने, ये मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी ने हटाई ना। जी। तो हम अपने एजेंडे से नहीं हटते। हम सरकार में, हमारा सबसे बड़ी स्पष्ट नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की एक बात है, जो हमारे घोषणा पत्र में है उससे हम ना इधर जाते हैं ना उधर जाते हैं, अपने एजेंडे पे काम करते हैं। और एजेंडे पे पूरा काम, कश्मीर में जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिया उसको पूरा करने का अगर काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने करने का काम किया। लेकिन सुरेंद्र जी, जब आप दो झंडे लगा के आपके मंत्री चलते थे यहाँ पे, तब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को याद नहीं आती थी? हमने तो आपसे कहा ना, प्रयोग बड़ा शब्द। मैंने कहा एक प्रयोग किया, क्योंकि दो हिस्सों को हम एक करना चाहते, दो जो झंडे। हमारा तो एक ही नारा था कि एक विधान एक संविधान, ये दो विधान दो संविधान इस देश में नहीं चलेंगे जी। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी तो मानना पड़ेगा कि इसको काम को एक झंडा यहाँ लागू करने का काम, दो विधान दो संविधान खत्म करने का काम किसने किया जी? ये भी भारतीय जनता पार्टी ने किया जी। ये नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया ना जी। इसका श्रेय भी तो आपको नरेंद्र मोदी जी को देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो अलायंस करते हैं, वो प्रयोग करते हैं, तो आप उनको गैंग बोल देते हो। आप प्रयोग करते तो वो प्रयोग हो जाता है। देखिए, गैंग की बात, प्रयोग हम लोगों ने प्रयोग किया जी, उन्होंने भी प्रयोग शुरू किया, मिलके हैं। वो लड़े, वो उनको मुबारक। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, वो पहले ये बताएं कि एक तरफ वो कहते हैं कि हमारा तिरंगा वो नहीं लगाएंगे जी, उसका विरोध वो करते हैं, संविधान को मानने के लिए तैयार नहीं है, 370 को कहते हैं रिवोक करो। उसके बाद उन्होंने कहा कि जब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, जब तक हमारा फ्लैग वापस नहीं आता, स्पेशल स्टेटस नहीं आता, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर ऐसी कौन सी वजह है कि इनको मजबूर होकर एक गैंग बनाना पड़ा जी?
इसके पीछे क्या रहस्य है? उनको बड़ी आपत्ति, आप गैंग शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं कि हम संविधान के दायरे में रह करके पॉलिटिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं और हमें गैंग कहा जा रहा है। अगर संविधान के दायरे की वो बात करते हैं तो संविधान में आज हिंदुस्तान में 370 यहाँ जम्मू कश्मीर में नहीं है जी। एक प्रधान एक संविधान वो लागू हो गया, तो माने उस पॉलिटिकल सिस्टम में आए, उसको स्वीकार करें जी। देश का जो संविधान है उसको स्वीकार करें, उसको माने। हम कब मना करते हैं वो ना आए पॉलिटिकल सिस्टम में? उन्होंने ही मना किया कि हम नहीं लड़ेंगे चुनाव। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं कि जिसके लिए उनको इकट्ठा होना पड़ा? मैं कह सकता हूं कि उसके लिए गैंग इसलिए हम बुला रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार हुआ है जी। जो लैंड ग्रेबिंग हुई है उससे बचाव करने के लिए, और जो लूट हुई है, क्योंकि अब संसाधन जो रूरल डेवलपमेंट में संसाधनों पर जिनका कब्जा रहा है उनको डर है कहीं ना कहीं ये छिनेगा और अब उनके ऊपर कार्रवाई होगी। और ये कार्रवाई भी हमने नहीं करी, ये कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशन पे हो रही है। अगर नाम भी आए तो हाईकोर्ट के डायरेक्शन से आ रहे हैं, इसमें हमारी सरकार का कोई मतलब नहीं। लेकिन उनका कहना है कि बीजेपी वालों के नाम दबाए जा रहे हैं, बीजेपी वालों ने भी रोशनी के तहत अपनी जमीन का मालिकाना हकूक लिए हैं। देखिए, राजनीति में आरोप लगाना, कोई वो आरोप लगा रहे हैं, राजनीतिक आरोप हैं, लेकिन ये सच्चाई सबके सामने वेबसाइट पे है, उनके नाम है। ये जरूर सच्चाई है कि कब्जाया किसने है, जम्मू कश्मीर बैंक किसने खाली किया है, जमीनें किसने कब्जाई हैं, भ्रष्टाचार किसने किया, जो पैसा वहां से आया उस पैसे का दुरुपयोग किसने किया है, ये तो सच्चाई है, आपके सामने है और जनता अब जान गई है। अब ये पता लग गया कि भ्रष्ट हैं, इन्होंने जमीनों पे कब्जा करने वाला है, इसीलिए इनको गैंग कहा जा रहा है। लेकिन सुरेंद्र जी, अब जो उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला है, पब्लिक से कहा है कि अलायंस हमने इसलिए बनाया है, डीडीसी के इलेक्शन हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमने 370 वापस लाना है, अपना स्पेशल स्टेटस वापस लाना है, फ्लैग वापस लाना है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये कार्ड खेला है बहुत बड़ा। मैं तो इसे कार्ड तो नहीं कहूँगा, ये हताशा है उनकी। जी। जो उन्होंने कहा था कि अपनी बात पे रहते, नहीं लड़ते चुनाव, देखें कैसे नहीं आते चुनाव में जी। लेकिन वो उनकी हताशा है। अब ये दूर की दिव्य, मैं तो हिंदी में कहूँगा इसको, दिव्य सपने हैं उनका। जिस दिन में सपने नहीं देखते कुछ लोग, तो वो दिन में सपने देख रहे हैं कि 370 अब यहाँ से हटेगी। 370 का रिवोक होने का कोई मतलब नहीं है। उनके बाद स्पेशल स्टेटस की कोई बात है, वो स्पेशल स्टेटस देंगे तो सरकार, केंद्र सरकार देगी, नरेंद्र मोदी जी काम करेंगे यहाँ। लेकिन अब वो दिन में सपने देख रहे हैं कि 370 रिवोक होगी। अब तो केवल वो कवच चाहते हैं, पॉलिटिकल कवच चाहते हैं, जिससे उनके जो कारनामे हैं, जो उनका भ्रष्टाचार है, जो लैंड ग्रैबिंग है, उससे उनका बचाव हो सके। लेकिन सुरेंद्र जी, वो बार बार ये कहते हैं कि केंद्र सरकार को घुटने टेक करके कश्मीरियों के पास आना पड़ेगा कि आप बताइए 370 के अलावा और क्या चाहिए आपको, इतने कॉन्फिडेंस से वो कहते हैं। क्या ऐसा है? देखिए, कोई भी सरकार वो जनता के लिए होती है, जनता से बनी होती है। सरकार कुछ नहीं होती है, सरकार जनता है। राइट। और कश्मीरी भी हमारे हिंदुस्तान के नागरिक हैं, जम्मू के लोग भी हमारे नागरिक हैं, तमिलनाडु का आदमी भी हमारा नागरिक है, उसकी सरकार केंद्र में है जी। अगर किसी भी क्षेत्र में कहीं परेशानी होगी, और उनकी परेशानियों को हल करने का काम के लिए ही सरकारें बनाई जाती हैं। और कश्मीर में कोई भी समस्या होगी, कोई डेवलपमेंट की समस्या होगी, कोई काम होगा, उसके लिए हमेशा नरेंद्र मोदी जी तैयार है, और हमेशा उनका विकास का काम से लेकर कोई भी समस्या होगी उसको हल करना हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, और उसे करेंगे। जी। लेकिन सुंदर जी, वो टाल क्लेम करते हैं कि केंद्र को वापस आना पड़ेगा, 370 देना पड़ेगा और घुटने टेक के देना पड़ेगा। अब देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता। अब आप बताइए, उन्होंने कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे जी, डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा नहीं बनेंगे। डेमोक्रेटिक सिस्टम का हिस्सा वो मजबूर हुए नहीं हुए जी, तो घुटने किसने टेके हैं? अब इससे ज्यादा मैं नहीं कह पाऊंगा। कोई गुंजाइश है? अभी भी वो बरगला रहे हैं पब्लिक को कि वापस मिल सकता है, मिलेगा, कोर्ट के माध्यम से भी मिलेगा, दबाव भी बनेगा। मैंने कहा कि दिन में सपने देखने का सबको अधिकार है, यानी वो दिन में सपने देख रहे हैं और देखते रहेंगे, उसका अधिकार है। लेकिन वो पाकिस्तान से बड़ा प्रेम करता है। रिसेंटली उन्होंने कहा था कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि जो लगातार शेलिंग हो रही है, बॉर्डर्स पर जो तनाव बने हुआ है, उस तनाव को खत्म करने के लिए पाकिस्तान से, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि बातचीत करनी चाहिए। अब जो पाकिस्तान की पूरी दुनिया में स्थिति आप जानते हो, जिस तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, पूरी दुनिया में एक्सपोज हुआ कि वो आतंकवाद का स्पॉन्सर करता है जी। किसी भी ऐसे देश से हिंदुस्तान की सरकार बात नहीं करेगी जो हमारे देश में पूरी दुनिया में आतंकवाद को बढ़ावा दे। जिस दिन पाकिस्तान ये आतंकवाद का रास्ता छोड़ेगा, उस दिन कोई बात हो सकती है। जब तक हिंदुस्तान और पूरी दुनिया में पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता रहेगा, उसकी गुंजाइश बिल्कुल नहीं। लेकिन हमने फिराक दिली तो दिखाई, प्रधानमंत्री बिना न्योते के भी वहां चले गए और उसके बाद उड़ी हुआ। हमने हमेशा ही बड़े भाई की भूमिका निभाई है। जब हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने में कभी भी कोई कमी नहीं जी। जब
इंडिया के हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां गए, उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और दिखाना चाहिए, बड़े भाई की तरह उन्होंने दिल दिखाया। लेकिन उसके बदले में मिला क्या हमें? हमारे पास उरी मिला, हमारे पास पठानकोट हुआ जी। लेकिन पहली सरकार इस देश में है कि जिसने उनके घर में जाके उनको मारा और उसका बदला लिया। पहले वो करते रहे हमारे ऊपर वार, लेकिन पहली बार उनके घर में जाकर उनके ठिकानों को खत्म करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। वो ये भी जमातें ध्यान में रखना चाहिए जी, जो वो जमातें इसके भी सबूत मांगती रही, उनको क्या कहेंगे आप? अब वो जनता देख लीजिए, उन जमातों ने जिन्होंने सबूत मांगे, अभी चुनाव हो रहे हैं, कल ही चुनाव हुआ है, एक राष्ट्रीय पार्टी है, मुझे तो नाम लेने में भी, राष्ट्रीय पार्टी कहने में भी अब आजकल, क्योंकि रीजनल पार्टी से भी छोटी हैसियत उसकी, 2 सीटें उसने जीती जी। और वो केंद्र में 44 सीटों पे आ गए। और भारतीय जनता पार्टी आप देख रहे हैं कहां से कहां जा रही है। तो ये तो जनता निर्णय कर रही है कि कौन उनको जो सबूत मांग रहे थे, सबूत हमें किसी पार्टी को देने की जरूरत नहीं है। जनता का विश्वास है कि जो हमने काम किया, जनता को विश्वास है कि जो हमने वहां जाकर जो हमला किया, जो काम हिंदुस्तान की सरकार ने किया, उस पर जनता की मोहर लग चुकी है। जिस पार्टी का आप नाम नहीं लेना चाहते सुरेंद्र जी, मैं नाम ले लेता हूं, कांग्रेस यहाँ गुपकार अलायंस का हिस्सा भी है और मना भी कर रही है, ये कौन सी पॉलिसी है उसकी? देखिए, ये उनका तरीका है, वो देश को धोखा देते हैं। ओके। आज़ादी के बाद से ये काम कांग्रेस करती आई है। अगर कांग्रेस की नीतियां सही होती तो आज एक जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं वो नहीं होते। मैं इसके लिए कांग्रेस को पूरी तरीके से जिम्मेवार मानता। और अब अगर उनको करना है तो खुल के आना चाहिए जी, खुल के उनके साथ अलायंस करना चाहिए। मैं तो गया अभी, मैंने 2-4 जगह, मैं जब गाँव में जाने का मुँह लगा, मैंने पूछा भी कौन कैंडिडेट है, बोले साहब कांग्रेस का भी कैंडिडेट है यहाँ। तो मैंने कहा होगा क्या, तो बोले साहब आखिर में जब वोट पड़ने आएंगी तो कांग्रेस विड्रॉ कर लेगी। तो मैंने कहा किसको सपोर्ट करेगी, बोले पीडीपी और एनसी को करेगी। राइट राइट। तो ये एक स्ट्रेटेजी है, उनका जनता को धोखा देने के लिए वो काम कर रहे हैं कि हम इनसे अलग हैं। लेकिन कांग्रेस को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि हम गुपकार गैंग के साथ हैं, और मैं कहता हूं कि निश्चित रूप से वो उसके साथ हैं, चाहे जनता को कितना धोखा लें, जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं। आखिरी सवाल आपसे, किसान बिरफे हो, उनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए, किसानों का जो बिल लेके आया, मुझे भी उसमें बोलने का मौका मिला था जी। क्योंकि मैं एक ऐसी बेल्ट से आता हूँ कि जो वेस्ट यूपी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो किसानों का गढ़ कहा जाता है, किसान राजनीति बड़े लंबे समय से होती थी। और मेरा एक परिवार भी ऐसा है कि मैं बिजनेस में हूँ, लेकिन मेरा दूध का मिल्क का बिजनेस है, तो हमारा ग्रास रूट से जुड़ा हुआ मैं। उस समय जो ये तीनों कानून है, इससे किसानों के कांग्रेस लंबे समय से मांग थी। कांग्रेस ने जो अपना मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो में इन तीनों कानूनों का जिक्र किया था। ठीक। कांग्रेस ने जिक्र किया है कि हम अगर सरकार बनाएंगे तो इन तीनों कानूनों को हम लागू करेंगे। इन कानूनों से जो सबसे बड़ा लाभ होने जा रहा है फार्मर को, देखिए उसको समझ नहीं रहे। मैंने उदाहरण दिया था उस समय कि किसी चीज़ की स्केर्सिटी, जैसे हमारे यहाँ मुजफ्फरनगर है, अगर सहारनपुर आपके अम्बाला के पास है, वहाँ गुड़ बहुत बनता है। अगर वहाँ वो गुड़ बनता है, फार्मर अपने यहाँ कोल्हू बहुत है, छोटे छोटे जो गुड़ बनाने के, स्मॉल, ये कॉटेज इंडस्ट्री, अगर वो चाहता था इस कानून से पहले कि अगर अपना गुड़ लेकर वो अगर जम्मू आना चाहे, नहीं आ सकता था क्योंकि वो अलाउ नहीं करता था। उसके मैं बड़ा उदाहरण देना चाहता हूँ, यमुना नदी बीच में है, इस तरफ हरियाणा है, इस तरफ उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश का किसान अपना माल लेकर भी उसे बेचने का अधिकार नहीं था कि वो हरियाणा में बेचे। अगर हरियाणा का रेट देखें तो 100 रुपये कुंटल हमेशा ज़्यादा रहता था जी, हमेशा 100 रुपये कुंटल गुड़ का रेट ज़्यादा है, नदी बीच में केवल, इधर उत्तर प्रदेश, इधर हरियाणा। आज गेहूं का अगर आप दें, गेहूं का जो दाम है साउथ इंडिया में हमेशा 200 रुपये कुंटल ज़्यादा रहता है, 200 रुपये कुंटल। बिहार में गुड़ का रेट 250 रुपये कुंटल ऊपर रहता है। क्या किसान अपना माल का अधिकार नहीं होना चाहिए? राइट। जब हर कार बेचने वाले को सब जगह अधिकार, किसान को क्यों नहीं अधिकार है? इनसे क्या परेशानी इन लोगों को है? अगर किसान को अधिकार, हाँ ये बात सही है कि ये अटैक है बिचौलियों के ऊपर, और ये कहीं ना कहीं वो ताकतें भी इस आंदोलन के पीछे काम कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत दर्शकों, आप बन रहे हैं देश दुनिया की खबरों के लिए, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।